अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने नोट्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहली बात ये है कि 9th और 10th में आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक छोटी सी होती है, लेकिन एज फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर यू कैन सी देयर आर मोर देन 270 पेजेस, 276 पेजेस हैं। तो फिर आपको डेफिनेटली नोट्स बनाना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक दिन होता है या 2 दिन होते हैं सारी की सारी बुक को रिवाइज करने के लिए। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर पिक्चर्स कम है लेकिन जो मटेरियल है वो ज़्यादा लिखा हुआ है। तो आपको ये सारा मटेरियल एक दिन में सारा रिवाइज करना होता है और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों की रिविजन जो है वो रह जाती है। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। आपके पास 2 तरीके होते हैं नोट्स बनाने के। पहला ये कि आप स्टिकी नोट ले लें और आपने जो जो पैराग्राफ के अंदर पढ़ा है, जिस तरीके से आपने ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा पढ़ा, अब आप इस पूरे पैराग्राफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये नोज के बारे में, तो आपने नेजल कैविटी और वेस्टिब्यूल्स 2 मेजर पार्ट है इस पैराग्राफ के। तो आपने क्या किया कि एक स्टिकी नोट ले लिया और उस स्टिकी नोट के अंदर जो है वो आपने लिख लिया कि अच्छा ये चीज़ें जो हैं वो उस पैराग्राफ में मेंशन है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको सारा का सारा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप डायरेक्टली अपनी किताब के अंदर जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनको सिर्फ और सिर्फ आप देखो। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर आप स्टिकी नोट्स चिपका सकते हो या फिर बिल्कुल साइड पे, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा आपके पास जगह नहीं होती कि आप सारी के सारे स्टिकी नोट्स जो है ये काम कर सको। मतलब स्टिकी नोट्स के लिए भी आपको जगह चाहिए होती है, जगह रिक्वायर्ड होती है कि आप जो है वहाँ पर स्टिक कर सको। तो आपको इतनी ज़्यादा इस किताब में जगह नहीं मिलती कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी लिख सको। तो उसके लिए जो हमारे पास ये चीज़ आती है वो होती है ये नोट्स वाली। तो आप एक प्रॉपर्ली तौर पर नोट्स बनाओ। तो अब मैं दिखाती हूँ कि ऐसे नोट्स कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं अपना पहला पेज ही खोलूँ, ठीक है, मैंने अपना पहला पेज खोला और पहले पेज पर ही आपको लॉन्ग बोन की एनाटमी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 स्पोर्ट एंड लोकोमोशन वाले चैप्टर में से है। अब अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता लगेगी कि एफएससी के जो प्रॉपर्ली तौर पर सही चीज़ें नहीं लिखी हुई, मतलब आधी अधूरी चीज़ें आपको बुक के अंदर दिखाई देंगी। तो उसके लिए फिर आपको जो है वो इंटरनेट से सारी मदद लेनी पड़ती है और इस तरीके की डायग्राम हमको मिलती है। लेकिन यह है कि फिर आपको बाहर से भी चीज़ों को देखना पड़ेगा और उसको अपने नोट्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप एफएससी के अंदर जो पढ़े हैं वो आप सिर्फ और सिर्फ एफएससी के लिए नहीं पढ़े, आप एमडी कैट के लिए भी पढ़े। और एमडी कैट इस बारी तो नेशनल लेवल पर होगा, तो फिर उसके लिए आपको और भी अच्छे से तैयार रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये ब्रेन वाला चैप्टर है और इसके अंदर ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका फंक्शंस है वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इनको याद करने में, तो अगर आप इस तरीके से पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दो कि किस चीज़ का क्या फंक्शन है तो आपको आराम से याद हो सकता है और आपको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आगे मज़ीद देखें, आपको पता होगा कि एक लेबलिंग वाला क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारे पास लेबलिंग वाला क्वेश्चन आता है बच्चों को नहीं आता होता है क्योंकि उन्होंने कभी वर्ड से पढ़ा ही नहीं होता। तो आप अलग से ऐसे करके डायग्राम बना सकते हो अपने नोट्स के अंदर, उसको प्रॉपर्ली तौर पर लिख सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर आपको नहीं पसंद, आप पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहते जो जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एरोज़ की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हो, जिस तरीके से यहाँ पर जो है मैंने एरोज़ बना के जो है वो लिखा हुआ है। तो आप ऐसे करके भी अपना जो नोट्स है उसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स नज़र आ रहे हैं। अब बुक के अंदर इस तरीके के कोई रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है, तो ये बात याद रखना कि अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो बेशक ले लो। यहाँ पर बुक में इस किस्म के किसी भी किस्म के रिसेप्टर्स का जिक्र नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देगा कि उसकी शेप। अब इसी तरीके से अगर आप आगे देखो, अब आपके पास एक ड्रग एडिक्शन वाला टॉपिक भी मौजूद है। अब वहाँ पर डिसऑर्डर्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के। अब यहाँ पर अगर देखो तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर स्ट्रोक नज़र आ रहे हैं। तो अब स्ट्रोक में क्या क्या होता है, उसका कॉज क्या, हमने सबसे पहले उसका कॉज लिख दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थ्रोम्बोसिस और जो भी इस तरीके के टाइप है। ठीक है, अब हर बीमारी का तो डिफरेंट ही होगा। अब उसके बाद आपने क्या किया, इफेक्ट लिखा और इफेक्ट के बाद जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट लिख दिया। तो आपने ऐसे करना है कि अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको एक प्रॉपर्ली पैराग्राफ के लाइन्स में लिखो, तो आप उसको ऐसे करके हेडिंग्स बना के पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो।
अब यहाँ पर देखो मेनिंजाइटिस आ गया, तो इसका भी सेम इसी तरीके से किया, कॉज किया, इफेक्ट किया, ट्रीटमेंट किया, और इस तरीके से हमको जो है वो अगले फिर आगे और सारी बीमारी आ जाती है। ठीक है, अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरीके से सिटी स्कैन है और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए कि अच्छा ठीक है मैग्नेट्स यूज़ होंगे, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होगा, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होगा। हमने प्रॉपर्ली तौर पर एक एक लाइन नहीं लिखी। तो मैं जो इसमें बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि आपने बुक की एज इट इज़ लाइन नहीं लिख देनी होती, क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा वो एज इट इज़ क्या करते हैं कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन सेम टू सेम नोट्स के अंदर जो है उसको छापा मारे होते हैं। तो आपने ये काम नहीं करना, फिर वो नोट्स तो नहीं होंगे ना। आपने नोट्स ऐसे बनाने हैं कि वो पूरी बुक की आपकी समरी हो, कि अगर आप पूरी बुक को रिवाइज़ करने में अगर एक दिन लगे तो आपको नोट्स को रिवाइज़ करने के लिए आधा दिन लगे। अब इससे अगला जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि आपने अपने नोट्स को कलरफुल बनाना है। ठीक है, अब जिस तरह देखो मैंने यहाँ पर ब्लू और वाइट का इस्तेमाल किया, तो आप इस तरीके से ब्लू वाइट, बिकॉज पीछे वाइट था तो फिर ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल किया गया है। तो आपने ऐसा करना है कि हमेशा कलर कम्बिनेशंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो अपीलिंग लगता है, और जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव, जितनी ज़्यादा अपीलिंग होगी उसका उतना ज़्यादा आपको दिल करेगा पढ़ने का। अब इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो मेरा जो पूरा का पूरा, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइलाइटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा मेरा पेज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने ब्राउन और ब्लू का इस्तेमाल किया है, तो आप डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो पार्किंसन डिजीज़ आपको मिलती है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, सब कुछ आपको मिल रहा है। एपिलिप्सी है, अब ये सारे नर्वस कोऑर्डिनेशन से ही है, लेकिन आप कहोगे कि इस सारी बीमारियों को तो जिक्र ही नहीं है। तो ये सारी बात मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि आपका चूँकि एसएलओ बेस्ड पेपर है और उनका कोई पता नहीं होता कि कौन सी बुक से आगे के दे दें ये लोग पेपर, तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर यही है कि आप हर बीमारी जो कि इस पॉइंट पर आपको लगता है कि पूछा जा सकता है, तो फिर आप जो है उसको ज़रूर से तैयार करो। यहाँ पर आप देखो तो इस तरीके से आपको जो है ये कुछ नोट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने पिंक और ब्लू कलर का इस्तेमाल किया। डिफरेंट आपको जो भी कलर्स इस्तेमाल करने हैं आप कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आ गया रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। ठीक है, अब आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को इस तरीके से आ गया, और अगर आप ये देखो यहाँ पर मैंने ये भी लिखा हुआ है 2 to 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एमडी कार्ड, व्हिच मीन्स के अब हर चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसका मतलब ये है कि अब जैसे मैंने चैप्टर निकाला तो मुझे पता लग गया कि एमडी कार्ड में 2 से 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अब मैं इस चैप्टर को और अच्छे से करूँगी। भाई एमडी कार्ड में तो 2 से 3 क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से मैंने कोई भी चीज़ आपके सर बताएं या आपके टीचर बताएं तो इस तरीके से जो है वो आप लिख लिया करें। इसी तरीके से अब आप ये ग्राफ देखें तो ये ग्राफ पे जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये वाला जो चैप्टर है डेवलपमेंट और एजिंग वाला। ठीक है, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पर आके ठीक है ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्ली तौर पर एक चीज़ लिखी, और इसके साथ साथ हमने डायग्राम भी बना ली कि कौन से स्टेप पर क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो आपने लिख लिया। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्टुलेट्स और हाइपोथेसिस जो हैं वो आप जो है लिखें ऐसे करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको एक एक चीज़ डायग्राम के थ्रू जो है वो मिल रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको आगे करके दिखाती जाती हूँ और आप ऐसे करके देखते जाइए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है ये इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इस इनहेरिटेंस चैप्टर में। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इससे पूछ सकते हो, और जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर जो MCQs के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इस तरीके से आते होते हैं कि अगर मदर एल्बिनो है, फादर एल्बिनो है, तो फिर चाइल्ड के अंदर कितनी परसेंटेज होगी कि वो भी एल्बिनो होगा। इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आते होते हैं। ठीक है, अब ये वाला पनेट स्क्वायर वाला आ गया। ये वाला तो एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है कि पनेट स्क्वायर ड्रॉ करें। ठीक है, आई रिमेंबर मेरी 10th क्लास में भी आया था। ठीक है, और वैसे भी आता रहता है। सेकेंड ईयर में अगर आएगा तो फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आएगा, एक दफ़ा सेंटेंस में आया था, आई टोटली रिमेंबर। अब यहाँ से अगर देखूँ तो मैंने थोड़े से पेजेस छोड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से मैंने थोड़ा NCERT का लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकेजेस जो होते हैं उसके बारे में, और NCERT पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि MD कार्ड अच्छे से निकल जाता है। तो मैंने कुछ टॉपिक्स इनहेरिटेंस के ही NCERT से पढ़े थे। ठीक है, मैं आगे करके आपको दिखाती जा रही हूँ। ठीक है,
और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सारा पार्ट है, ये भी NCERT से ही लिखा था। अब यहाँ पर DNA रेप्लिकेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आता होता है ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन दोनों आते होते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से ये आगे मैं करती जा रही हूँ और आप जो है वो देखते रहें। अब यहाँ पर जो चीज़ें सारी एंड होगी, ठीक है। अब अगर कोई भी क्वेश्चन है कि नोट्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि नोट्स बनाने क्यों हैं, ठीक है। आखिरी दिन आपसे सब कुछ नहीं होगा तो नोट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये बात है कि नोट्स पढ़ने में भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। किताब से हर चीज़ नहीं की जा सकती, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती है आराम से, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।